चलिए, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मॉसबी की। और अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 174। 174 में हमसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है वाई आर सिंक फॉसेट्स। सिंक फॉसेट्स, फॉसेट्स मतलब बच्चे नलका। नलका तो जो नलका होता है एक क्लाइंट के रूम में, उसको क्यों कंसिडर किया जाता है कंटेमिनेटेड। जो नलका होता है जिससे नल खोलते या बंद करते हैं, सिंक फॉसेट जिसे कहते हैं, उसे कंटेमिनेटेड कंसीडर क्यों किया जाता है, उसे कंटेमिनेटेड कंसीडर क्यों किया जाता है। पहला लिखा हुआ है क्योंकि वो स्टेराइल फील्ड में नहीं होता है इसीलिए, क्योंकि वो गंदे हाथों से डर्टी हैंड से खोला जाता है इसीलिए, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसे यूज़ करते हैं इसलिए, या फिर क्योंकि उसमें पानी लगा होता है जिसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होती है इस वजह से। तो इनमें से किस कारण की वजह से जो नल का होता है उसे कंटेमिनेटेड कंसीडर किया जाता है। तो याद रखना बच्चे, जब भी हम हाथ धोने जाते हैं, हमारा जो हाथ होता है वो डर्टी होता है, हमारा हाथ गंदा होता है, और उन्हीं गंदे या कंटेमिनेटेड हाथों से हम नल खोलते हैं, यानी फॉसेट को खोलते हैं। और उसके बाद हाथ धोने के बाद हमें डायरेक्टली उस नल को अपने हाथों से बंद नहीं करना चाहिए। उस समय पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाथ धोने के बाद आफ्टर हैंड वॉशिंग, अगर आप उसको वो नल का या फॉसेट, क्वेश्चन में लिखा होगा फॉसेट को क्लोज करना है तो किसकी मदद से करते हैं, पेपर टाउल। तो ये अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, पेपर टाउल का यूज़ करते हैं आफ्टर हैंड वॉशिंग टू क्लोज फॉसेट। लेकिन यहाँ पर वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है कि नल का कंटेमिनेटेड क्यों कंसीडर किया जाता है बच्चे, क्योंकि उसको जब हम खोल रहे होते हैं उस समय पर हमारा हाथ ज़्यादातर कंटेमिनेटेड होता है, इसीलिए हम उस फॉसेट को या उस नलके को कंटेमिनेटेड कंसीडर करते हैं, जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। दे आर ओपनड विथ डर्टी हैंड्स, वो हमेशा गंदे हाथों से खोले जाते हैं। उसके बाद हैंड वॉशिंग करने के बाद हमें पेपर टावल से उसे बंद करना होता है, इसीलिए उसे कंटेमिनेटेड कंसीडर किया गया है। छोटा सा क्वेश्चन था, होपफुली आपको आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का हम देख रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन नंबर 175। देखते हैं ये इसमें क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हैंड हाइजीन, हैंड वॉशिंग के बारे में बता रही है। वट कंपोनेंट ऑफ हैंड वॉशिंग शुड द नर्स इंक्लूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखना बच्चे, कभी भी आपसे ज़िंदगी में पूछे हैंड वॉशिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, ताकि रिमूव किया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हैंड वॉशिंग में करी जाती है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव किया जा सके डायरेक्टली। ये टारगेट हाई में बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखना क्या वो साबुन है जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है टाइम। क्या टाइम मैटर करता है? नहीं बच्चे। क्या पानी मैटर करता है? नहीं। एक बात आज के बाद गांठ बांध लेना कि जब हम हैंड वॉशिंग के दौरान फ्रिक्शन करते हैं, जब हम हैंड वॉशिंग के दौरान फ्रिक्शन करते हैं यानी हाथों को आपस में रगड़ते हैं, उसी दौरान क्या होता है, उसी फ्रिक्शन की वजह से, उसी घर्षण की वजह से बच्चे रिमूव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसी घर्षण की वजह से, उसी फ्रिक्शन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव होते हैं। इसलिए आज के बाद ये बात अपने नोट्स में लिख लीजिए कि हैंड वॉशिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, फ्रिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, फ्रिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मॉसबी का क्वेश्चन नंबर 176। इसमें क्या पूछा है, अ नर्स इज अप्लाइंग अ ड्रेसिंग टू अ क्लाइंट सर्जिकल वुंड। सर्जिकल वुंड में नर्स ड्रेसिंग कर रही है यूजिंग स्टीराइल टेक्निक। बच्चे स्टीराइल टेक्निक नर्स काम में ले रही है। वाइल इंगेजिंग इन दिस एक्टिविटी द नर्स एक्सीडेंटली प्लेस अ मॉइस्ट स्टीराइल गॉज पैड। वह मॉइस्ट स्टीराइल गॉज पैड को गलती से स्टीराइल फील्ड में रख देती है। What physical principle is applicable for causing the sterile field to become contaminated? किस वजह से sterile field अब contaminated हो चुका होगा? क्योंकि नर्स ने क्या किया है, एक moist sterile gauze pad को sterile field में रख दिया है। तो बच्चे यहाँ पर easily आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। डायलिसिस का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वह किडनी पेशेंट्स में किया जाता है।
और यहाँ पर तो स्टाइल फील्ड की बात चल रही है, तो डायलिसिस का कोई लेना देना नहीं है। ऑस्मोसिस बच्चे हमेशा वाटर का मूवमेंट होना, पानी का मूवमेंट होना, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पानी का मूवमेंट होने को कहते हैं ऑस्मोसिस, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। डिफ्यूज़न भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि डिफ्यूज़न में क्या करते हैं, मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ की तरफ जाते हैं, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, तो ये डिफ्यूज़न भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने गीला गॉज पैड रख दिया है स्ट्राइल फील्ड में नर्स ने। तो क्या होगा, जो स्ट्राइल फील्ड के नीचे की सतह होती है बच्चे, जो स्ट्राइल फील्ड के नीचे की सतह होती है, जब स्ट्राइल फील्ड गीला हो जाता है तो उस कंडीशन में नीचे से, स्ट्राइल फील्ड के नीचे की जो सतह है उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी की वजह से। तो इसका जो आंसर होगा बच्चे, ये जो फिनोमिना है ये कैपिलैरिटी है। क्या है? कैपिलैरिटी। तो आज के बाद याद रखना, अगर ये वाला प्रश्न कभी वो आपसे नोट सेट में पूछे कि नर्स ने गलती से मॉइस्ट यानी गीला गॉज पैड रख दिया है स्टाइल फील्ड में, तो किस वजह से, किस प्रिंसिपल की वजह से उसको कंटामिनेटेड मानेंगे? उत्तर जाएगा कैपिलैरिटी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। तो हम बढ़ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन नंबर 177। इसमें क्या कह रहा है? अ नर्स इज प्रिपेयरिंग टू चेंज अ क्लाइंट ड्रेसिंग, क्लाइंट की ड्रेसिंग को चेंज करने की नर्स कोशिश कर रही है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर यूजिंग सर्जिकल एसेप्सिस? नर्स जब क्लाइंट की ड्रेसिंग को चेंज कर रही है तो वह सर्जिकल एसेप्सिस काम में ले रही है ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर। तो सर्जिकल एसेप्सिस काम में लेने का क्या उद्देश्य है नर्स का? क्यों नर्स सर्जिकल एसेप्सिस काम में ले रही है? तो कीप द एरिया फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि उस एरिया को जहाँ पर ड्रेसिंग है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखा जा सके ताकि इन्फेक्शन ना हो। सेकंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसी सर्जिकल साइट की जगह पर रखा जा सके। तीसरा, ताकि खुद को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो वुंड में प्रेजेंट है खुद नर्स उनसे प्रोटेक्ट हो सके, या फिर नर्स रिड्यूस कर सके रिस्क ऑफ ग्रोइंग अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रिस्क को कम कर सके। तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी सर्जिकल एसेप्सिस काम में लिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि ड्रेसिंग के समय पर वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो जिसकी वजह से मरीज में इन्फेक्शन हो सके। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा कीप द एरिया फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो नर्स सर्जिकल एसेप्सिस क्यों मेंटेन कर रही है? ताकि उस एरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री किया जा सके, वहाँ पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो, ताकि उस ड्रेसिंग में इन्फेक्शन का जो रिस्क है वह बहुत कम हो जाए या फिर ना के बराबर हो जाए। तो मरीज को इन्फेक्शन से बचाने के लिए नर्स उस एरिया को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना चाह रही है, और यही उद्देश्य है सर्जिकल एसेप्सिस का कि उस एरिया को फ्री किया जा सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कीप द एरिया फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन नंबर 178। क्या कह रहा है? व्हेन असेसिंग अ ओबीस क्लाइंट, जब एक ओबीस क्लाइंट को देखा गया, नर्स ने ऑब्जर्व किया डेहिसियंस ऑफ एब्डोमिनल सर्जिकल वुंड। बच्चे डेहिसियंस मतलब क्या होता है? कभी भी किसी जगह पे अगर सूचर्स लगाए गए हैं और वो सूचर्स जब खुल जाते हैं सर्जरी के बाद, गलती से उन सूचर्स का खुल जाना डेहिसियंस कहलाता है। इमेज से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, दो टर्म होती है, आज के बाद नहीं भूलिएगा। जब भी किसी सर्जिकल वुंड का खुल जाना, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हमने सूचर्स लगाए थे और इन ये सूचर्स यहाँ पर खुल चुके हैं, ये वुंड अब फट चुका है, इसको कहते हैं डेहिसियंस। इसको क्या कहते हैं बच्चे? डेहिसियंस। लेकिन अगर उस वुंड से जो आपने जहाँ पर सूचर हटे थे, अगर उस जगह से अंदर का एब्डोमिनल ऑर्गन बाहर आ जाए तो अब उसको कहते हैं एविस्क्रेशन। तो एविस्क्रेशन किसे कहते हैं? फटे हुए वुंड से, यानी सूचर्स जहाँ पर डिसरप्ट हुए थे वहाँ से अगर कोई एब्डोमिनल ऑर्गन बाहर आ जाए तो उसे कहते हैं एविस्क्रेशन, जबकि सूचर्स का खुल जाना कहलाता है डेहिसियंस। दोनों बातें ध्यान रखिए इस इमेज से।
यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने चाह रहा हूँ कि जब भी आपसे कभी प्रश्न पूछे एग्जामिनेशन में कि एक मरीज के सूचर्स खुल चुके हैं यानी डेहिसियंस हो चुका है और उस वजह से उसके अंदर का एब्डोमिनल का या कोई सा भी ऑर्गन बाहर आ चुका है, अब एज अ नर्स आप क्या करोगे? तो ध्यान रखना, वहाँ पर एनएस से भीगा हुआ गॉज पीस उसके ऊपर रखते हैं, यानी एनएस से वेट हुआ, सलाइन से वेट हुआ गॉज पीस को उस वुंड के ऊपर रखना है एज अ नर्स, ताकि वो ऑर्गन ड्राई ना हो। तो ध्यान रखिएगा, एविस्क्रेशन में नर्स का काम है कि एक गॉज पीस ले या एक गॉज टावल ले, उसको एनएस से वेट करें और उस ऑर्गन के ऊपर रख दें जब तक कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ना आ जाए, उस जगह पे उसको रख दें। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ से बनता है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वो कह रहा है डेहिसियंस एक पेशेंट को देखने को मिला, यानी सूचर्स खुल चुके हैं विद एविस्क्रेशन यानी अब सूचर खुलने के बाद अंदर का जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो उस सूचर से बाहर आ चुका है। द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन लो फाउलर पोजीशन, नर्स ने उस क्लाइंट को लो फाउलर पोजीशन में लेटा दिया है विद नीज स्लाइडली बेंट, और उसके घुटने मोड़ दिए हैं। एनकरेज द क्लाइंट टू लाई स्टिल, और उसे कहा है कि आप स्टिल लाई करें यानी उसी पोजीशन में रहे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, अब नर्स का नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होगा? तो ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था जब भी फटे हुए सूचर से या एविस्क्रेशन जिसे हम कहते हैं उससे वुंड या एब्डोमिनल ऑर्गन बाहर आ जाए, उस कंडीशन में हमें वेट गॉज पीस उसके ऊपर रखना होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चे फोर्थ वन, कवर द वुंड विद स्टेराइल या टॉवल मॉइस्चर्ड विद नॉर्मल सलाइन। इससे उसे कवर कर दें तब तक जब तक हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं आ जाता, तब तक उसको कवर करके रखें वुंड को स्टाइल टॉवल मॉइस्चर्ड विद नॉर्मल सलाइन से। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बारी ये आज तक एग्जामिनेशन में आया हुआ है। दोनों इमेज को याद रखिएगा और इसके रैशनल्स को याद रखिएगा।